यस बच्चों, अगेन वेलकम टू द फिजिक्स सर्कल ऑफ एचएससी बोर्ड सीरीज। आज हमारा चैप्टर है रोटेशनल मोशन। इसके पहले हमने सीरीज स्टार्ट की है सर्कुलर मोशन से। हालांकि स्टेट बोर्ड में रोटेशनल डायनामिक्स के अंडर ही ये दोनों कवर होते हैं, हमने अलग अलग इसे कवर किया है। तो इसके पहले का अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, जिसके अंदर हमने सर्कुलर मोशन का थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर किया है। आज उसके आगे हम रोटेशनल डायनामिक्स का दूसरा पार्ट दैट इज रोटेशनल मोशन कवर करेंगे। पार्ट 1 वाज सर्कुलर मोशन एंड पार्ट 2 इज रोटेशनल मोशन। ये मिला के बनता है हमारा स्टेट बोर्ड का पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। तो हमने, अगर जिनको जो पहली बार यही वीडियो देख रहे हो, तो ये एचएससी स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज हमने बनाई है। तो स्टेट बोर्ड के लिए क्या क्या स्टेप्स लिखने होते हैं, 1 2 3 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए क्या लिखना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा होगी, ना कि जेई नीट सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। तो ये प्योरली स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये होगा। और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जिससे तुम्हें क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है वो भी समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होने में भी मदद होगी। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं, शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो चलो। तो पहला सवाल, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये सब शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को मोटा मोटी थोड़ा आइडिया ओवरव्यू दे देता हूँ रोटेशनल मोशन के अंदर क्या है। पहले जानकारी ले लेते हैं सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या है। सर्कुलर मोशन इज बेसिकली अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। कोई पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है, और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल्स मिला के सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो उनके कंबाइंड मोशन को रफली स्पीकिंग हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो जैसे कि ये बॉडी है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल से ये बॉडी बनी हुई है, तो इसका जो मोशन होगा वी विल कंसिडर एट एज अ रोटेशनल मोशन। तो पंखे का मोशन कौन सा हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। उसके रिलेटेड एक टर्म बार बार यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगी, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब समझ लो पहले। रिजिड बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, मान लो 2 पार्टिकल की हम बात करते हैं, तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए या इसको रोटेट करें तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे पार्टिकल को, ऐसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, मतलब अपना शेप एंड साइज वो ना बदले ड्यूरिंग इट्स मोशन, सिंपल बात, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे कि इलास्टिक बॉडी को हम फोर्स लगा दे तो उसका शेप एंड साइज चेंज होता है, तो डिस्टेंस मॉलिक्यूल का चेंज होगा, दैट इज इलास्टिक बॉडी। रिजिड बॉडी में पार्टिकल के, दोनों पार्टिकल के बॉडी के अंदर की जितने भी पार्टिकल उनके बीच का डिस्टेंस वो चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ इन्होंने पूछा है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, हम फिर बता देंगे कि क्या लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एनालॉगस टर्म है लीनियर मोशन में, जो मास का काम करती है। एनालॉगस टर्म का मतलब क्या है, जैसे मास होता है लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में मास के जैसा ही एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, जिसका नाम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कोई बॉडी का मास अगर ज्यादा है तो वो जल्दी मोशन में नहीं आएगी, वैसे ही अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो वो जल्दी रोटेट नहीं होगी। ये इसका पीछे का लॉजिक होता है। अब इसको समझते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन हमने पहले बनाई। क्या है, मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। 2-3 पॉइंट में क्लियर तुम्हें समझाओ। समझो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स है, लेट्स से कि एक पार्टिकल है, ये दूसरा है, 3 पार्टिकल ले ले, क्या बहुत सारे ले सकते हैं, और इन सभी पार्टिकल को हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं। तो इनका हम यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे। जैसे कि m1 का इस एक्सिस को, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस। इस एक्सिस से, एक्सिस मतलब क्या, इट इज लाइक अ सेंटर फॉर ऑल द पार्टिकल्स। जैसे कि ये m1 पार्टिकल घूमेगा तो m1 पार्टिकल के लिए ये वाला जो होगा वो उसका सेंटर होगा। m2 वाला पार्टिकल जब ऐसा गोल घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है, इन पूरे का मिला के रोटेशनल मोशन कहेंगे। खैर, इस m3 का सेंटर ये होगा, तो सभी पार्टिकल जो रोटेशनल मोशन कर रहे हैं उनका सेंटर एक लाइन पे आता है, और उस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, चल, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हर एक मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, और उसका स्क्वायर करेंगे। तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इस लेटर से हम दिखाते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी जिसको हम ऐड करते जाएंगे हर एक पार्टिकल का मास और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर।
जितने भी पार्टिकल होंगे, n पार्टिकल होंगे, तो n टाइम्स हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, m3r3 का स्क्वायर। इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी ये क्या कितने मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं सवाल? 2 मार्क के लिए ऐसा सवाल पूछेंगे कि डिफाइन करो ऐसा यूनिट और उसके डायमेंशंस भी बताओ। और ये मार्च 2022 में भी पूछा गया था, नॉट ओनली फॉर मार्च 22, बहुत साल भर पूछा जाता है, क्योंकि देखो सीईटी में वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। स्टेट बोर्ड में क्या है, स्टेट बोर्ड में 60 to 70% जो क्वेश्चंस है थ्रू आउट द ईयर्स, उनका पैटर्न लगभग सेम होता है। यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन, सरप्राइजेस हमें बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या है, स्टेट बोर्ड एक ऐसी एग्जाम है जो गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट बोर्ड एग्जाम में कोई फेल ना हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, इट इज जस्ट अ बेंचमार्क एग्जाम। इसलिए 60 to 70% ऑफ द टाइम्स जो पेपर का पैटर्न हो गया, पेपर में पूछने वाले जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न हो गया, वो लगभग कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो हो सकता है 80 to 90% यहां से ही तुम्हें देखने को मिले, कुछ दूसरा यूज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके डायमेंशन और यूनिट की बात कर लेते हैं। सो इसको अगर हम यहाँ पे छोटे फॉर्म में लिखे, हालांकि हमने इसके एडिशन किए, तो समेशन ऑफ m1 r1 उसका स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, इसको अपन समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे i की वैल्यू 1 से कहां तक लिया हमने, 3 तक लिया है, तो 1 to 3 ऐसा लिखेंगे अपन, ठीक है। नाउ ये मास है, मतलब ऐसा यूनिट किलोग्राम है, डिस्टेंस है, ऐसा यूनिट होगा मीटर का स्क्वायर, इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस m1 क्योंकि मास की पावर किलोग्राम, उसकी पावर 1 है, लेंथ डिस्टेंस की पावर 2 है, और टाइम सेकंड की कोई टर्म नहीं, तो ये आ गया 0। 2 मार्क का सवाल बन गया यहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास इन लीनियर मोशन, कैसे ये बताइए। अभी देखो लीनियर मोशन में क्या होता है, हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इनकी रोटेशन में एनालॉगस टर्म क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे ही मास, तो यहाँ पे एंगुलर मास नहीं कहेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। तो मास का रोल कौन अदा कर रहा है रोटेशनल मोशन में, तो वो है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखना क्या है वो हम समझते हैं। और हाँ, फोर्स भी तो है, फोर्स लीनियर मोशन में फोर्स होता है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है, ठीक है। तो समझते हैं लिखना क्या है हमें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमारे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के काउंटर पार्ट हुए। रोटेशनल में हम एंगुलर शब्द यूज करेंगे, और लीनियर में हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी ये शब्द यूज करते हैं, ठीक है। इन सबको अपन एक इक्वेशंस में लिखते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उनको क्या कहा जाता है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। हमने पार्ट 1 में देखा था, लास्ट ही क्वेश्चन था पार्ट 1 का, कि एनालॉगस काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और एक जैसे कि अल्सो सेकंड पॉइंट में हम ये मेंशन करेंगे, अल्सो टॉर्क इज एन एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ फोर्स। जैसे फोर्स होता है ma, वैसे यहाँ पे रोटेशनल मोशन में हम देखेंगे टॉर्क होता है I अल्फा। m के जगह पे I, a के जगह पे क्या आया, अल्फा। तो मास की एनालॉगस टर्म हमारी कौन सी है, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम हो गया उसी प्रकार से जैसे कि टॉर्क का एनालॉगस टर्म लीनियर मोशन में फोर्स है। लीनियर मोमेंटम को हम रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम इस टर्म से डिफाइन करते हैं। फोर्स की तो बात हो गई, फोर्स को अपन टॉर्क बुलाते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी, इन सभी के अंदर जो कॉमन टर्म हमारी मास है लीनियर मोशन में, वैसे ही रोटेशनल मोशन में जब हम सभी टर्म्स डिफाइन करते हैं, जहां जहां मास के रिलेटेड बात होगी, रोटेशनल मोशन में मास के जगह पे वहां हमें क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलेगा। हेंस टू हैव देयर रोटेशनल एनालॉगस, सो मास का रोटेशनल एनालॉगस क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। टॉर्क किसका एनालॉगस टर्म है, फोर्स। लीनियर मोमेंटम किसका एनालॉगस टर्म है, एंगुलर मोमेंटम। तो मास किसका एनालॉगस टर्म है रोटेशन में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है, विच इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी किसी भी रोटेटिंग बॉडी की कितनी होगी, ये हमें डिराइव करके बताइए। 3 मार्क का सवाल, 3 मार्क के लिए अगर सवाल पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डायग्राम, ठीक है, आर्बिटरी शेप की कोई बॉडी दिखाएंगे हम, एक एक्सिस दिखाएंगे, 2-4 पार्टिकल्स दिखाएंगे,
उन सबका एक्सिस से डिस्टेंस दिखाएंगे R1 R2। ये थोड़ा मैंने ना ChatGPT से डायग्राम रिक्रिएट किया है, कहाँ कहाँ मिस्टेक होगी मैं बताते जाऊंगा, 2-3 जगह पे ना थोड़ी डायग्राम में मिस्टेक है, उतना कोऑपरेट कर लेना। तो फिर हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, वही कंसिडर अ रिजिड बॉडी। दिस इज आर्बिट्री शेप की एक रिजिड बॉडी है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब बॉडी इस प्लेन में मूव हो रही है और उसका एक्सिस हमेशा कैसा होता है, हमेशा एक्सिस ना, बॉडी जिस प्लेन में रोटेट होती है, तो दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो उसका एक्सिस ये जेड प्लेन में होगा, तो वो भी मेंशन कर देंगे हम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अज्यूम द बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स, होते हैं बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, तो बताते वक्त हम ऐसा लिखेंगे n पार्टिकल्स आर देयर इन बॉडी जिनका मास क्या है m1 m2 m2 और कितना डिस्टेंस है r1 r2। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या क्या स्टेप्स लिखने जरूरी है। अगले पॉइंट पे हम मेंशन करेंगे कि ये जो सभी पार्टिकल्स है ना, जब बॉडी रोटेट होगी, ये पूरी बॉडी जब रोटेट होगी, इसका मतलब क्या होगा, ये सभी पार्टिकल्स रोटेट होंगे, सभी पार्टिकल्स अपना अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हर एक पार्टिकल का सर्कल कम ज्यादा होगा, जो नजदीक है एक्सिस के उसका सर्कल छोटा होगा, जो पार्टिकल दूर है उसका सर्कल बड़ा होगा। ठीक है, तो हम थर्ड पॉइंट में वो चीज बताएंगे। एज बॉडी रोटेट्स ईच पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे सभी पार्टिकल्स। कितनी एंगुलर वेलोसिटीज है, सब पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन क्या डिफरेंट होगी, उन सभी पार्टिकल की लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ओमेगा हर एक पार्टिकल का कांस्टेंट होता है, चाहे वो कितना भी सेंटर से दूर क्यों ना हो या कितना भी नजदीक क्यों ना हो, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा इज कांस्टेंट। लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की अलग होगी, जो पार्टिकल नजदीक होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी, जो पार्टिकल से एक्सिस से दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहां पे देख सकते हो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। इस प्रकार से n पार्टिकल के लिए हम ये लिखेंगे, है ना, r बढ़ गया तो v भी बढ़ जाएगा। तो हमने लीनियर वेलोसिटी मेंशन कर दी। फिर आगे हम कहेंगे सिमिलरली फॉर ऑल अदर पार्टिकल्स इट विल बी द सेम। क्या सेम होगी, ये v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा 2, v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा 3। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे हम मेंशन करेंगे टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे मेंशन करेंगे, इट इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। अभी हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के पहले एक पॉइंट छूट गया यहां से, काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल समझो m1 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हम लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर बराबर, और v को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम v को सब्स्टिट्यूट करेंगे r1 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या दिखेगा, हाफ m1 r1 ओमेगा, उसका क्या होगा ये स्क्वायर, यहां स्क्वायर नहीं होगा यहां स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। तो सिमिलरली सभी पार्टिकल की वेलोसिटी यही होगी, सेकंड पार्टिकल की होगी हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर एंड सो फोर्थ सो ऑन। नाउ फिर कंबाइन इन सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, सबका इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी का एडिशन होगा, हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, सो फोर्थ सो ऑन। इसमें कुछ कॉमन होगा तो वो कॉमन ले लेंगे, 1/2 और ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, सो फोर्थ सो ऑन। जस्ट हमने देखा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर टू दी n टर्म तक अगर मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का एडिशन करते हैं, वो क्या होता है, बेसिकली वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो इस पूरे को हम लिखेंगे I, तो हमारा फॉर्मूला हो गया हाफ, इस पूरे को लिखा I एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार से हमने प्रूव की, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2-3 शेप का डिराइव करने को पूछते हैं बोर्ड में। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पूछ रहा है, ये पासिंग थ्रू, ये जरूरी है, किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो एक रिंग है, इस रिंग को उसके सेंटर एक्सिस से पास होने वाले पॉइंट से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे एक रिंग जिसका मास m है और उसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस है, और क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं वो समझ लेते हैं एक बार, और फिर आगे चलते हुए 1-2 स्टेप से डेरिवेशन की वो भी हम समझ लेंगे। ठीक है, सो कंसीडरिंग अ यूनिफॉर्म रिंग, व्हाट इज यूनिफॉर्म रिंग, इज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड
यूनिफॉर्मली अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो यूनिफॉर्म रिंग का मतलब हमने सबसे पहले बता दिया। यूनिफॉर्म रिंग क्या है? हर एक पार्टिकल जो रिंग के ऊपर है उसका मास सेंटर से यूनिफाइड है, मतलब यूनिक डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे फैला हुआ है। सेकेंड पॉइंट, इट इज एसेंशियली अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विथ निग्लिजिबल थिकनेस। सो रिंग इज बेसिकली टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसकी थिकनेस हम निग्लिजिबल मानते हैं। इट इज जस्ट अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सभी पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, रेडियस के बराबर होगा। जो भी मास होगा वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सर्कमफरेंस पे, और उसका सेंटर से डिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। फिर ज्योमेट्री भी निकालोगे, ये डायग्राम हमने ड्रॉ की है, यहाँ पे भी मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। ठीक है, इफ अ रिंग ऑफ टोटल मास m, अभी हम डिराइव करने निकले, मास m है, रेडियस उसकी r है, इट रोटेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन के है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है, एंड एवरी मास एलिमेंट, जो भी मास है यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट है? सेंटर से r डिस्टेंस पे एक्सिस से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और फिर उसका एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? समेशन ऑफ मासेस इनटू उसका डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही बताएंगे, हर एक मास तो हमारा कितने डिस्टेंस पे है? हर एक मास हमारा r डिस्टेंस पे है। कितने पार्टिकल्स होंगे रिंग के ऊपर? मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, लेकिन सबका जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से वो r दूरी पे है, वो बता दिया हमने। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो r है, हर एक टर्म r क्या होगी? कैपिटल R के बराबर, रेडियस के बराबर। ठीक है, तो आर स्क्वायर बाहर ले लिया हमने समेशन के, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अंदर हमने ये छोटे छोटे सभी मासेस की एडिशन की, ये सभी छोटे छोटे मासेस की एडिशन करोगे तो टोटल रिंग का ही मास तो बन जाएगा, फिर उसको ही कैपिटल M लिख दिया यहाँ पे। तो आ गया, कितना छोटू सा डेरिवेशन मिला हमें। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज mr²। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन, एक एलिमेंट आएगा, एलिमेंट में डेंसिटी, लीनियर सरफेस डेंसिटी, ऐसा कुछ टर्म आएगा, तो ध्यान से समझना। ये कितने मार्क के लिए पूछेंगे? ये 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक डिस्क है, उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम एक रिंग दिखाएंगे, थोड़ा डायग्राम में मैं ठीक ठीक करेक्शन ये कर लूं। ओके, रिंग और डिस्क में फर्क क्या है? डिस्क के हर जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग पे क्या था? सिर्फ सरकमफरेंस पे मास था। तो ऐसे डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, जिसका रेडियस कितना है? r, और पूरे डिस्क का मास कितना है? m। ठीक है, तो सबसे पहले विल कंसीडर यूनिफॉर्म डिस्क जिसका मास m है, रेडियस r है, जो उसके ओन एक्सिस भी कहते हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन को हम ओन एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, हमने एक टर्म डिफाइन की जिसका नाम है सरफेस डेंसिटी। जानते हो क्या तुम लोग सरफेस डेंसिटी? सरफेस डेंसिटी इसका मतलब क्या है? हम तो बचपन से एक ही डेंसिटी जानते थे ना, मास अपॉन वॉल्यूम वाली, तो वो डेंसिटी और ये डेंसिटी में थोड़ा फर्क है, ये सरफेस डेंसिटी है। अभी डिस्क कौन सी ज्योमेट्री है? 1D 2D 3D में से। सो डिस्क इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब जो भी इसके ऊपर मास है, डिस्क का जो भी मास है उसके पूरे एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि स्पीयर, स्पीयर इज अ 3D ज्योमेट्री, स्पीयर का पूरा मास, सॉलिड स्पीयर की बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड स्पीयर का पूरा मास उसके अंदर, सेंटर पे भी, बाहर, हर जगह पे फैला हुआ है, दैट इज 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो सरफेस अपना कौन? स्पीयर, स्पीयर कौन सी ज्योमेट्री हो गई? 3D। तो उसके लिए अपन वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी बात करूं तो ये डिस्क है, डिस्क इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका पूरा मास उसके एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बताने वाली टर्म है सरफेस डेंसिटी। मास अपॉन एरिया, मास अपॉन क्या होता है? एरिया, और एरिया कितना होगा? सर्कुलर शेप का एरिया, दैट इज πr²। तो इसलिए हमने इसको डेंसिटी लिखा मास अपॉन πr²। किस लेटर से दिखाया हमने? सिग्मा से दिखाया। इंपॉर्टेंट स्टेप थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। यहां आ गए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे, as it is a uniform circular object, it can be considered to be consist of many concentric rings of radii increasing from 0 to r। तो हमने इसको ऐसा विजुअलाइज किया कि ये जो डिस्क है वो छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी हुई है, ऐसा हमने कंसिडर किया।
मतलब एक छोटी रिंग यहाँ पे, ये बाहर की एक रिंग है, एक रिंग है, एक रिंग है, ऐसा मिला मिला के सबको जोड़ देगा तो तुम्हें डिस्क दिखेगी। ऐसा हमने इसको विजुअलाइज या कंसिडर किया, ठीक है। वैसे ही एक छोटी सी रिंग हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने आर डिस्टेंस पे, मैं अभी टर्मिनोलॉजीज आगे देख लूंगा, सिंबल्स मैंने किसके लिए क्या यूज किए हैं यहाँ पे हम देख लेंगे उसे, ठीक है। तो कंसिडर किया हमने, यहाँ से रिंग, छोटी छोटी रिंग शुरू किए और आर डिस्टेंस तक ऐसे रिंग को हमने जोड़ दिया, तो ये ऐसी हमारी डिस्क बन गई। ये हमने पॉइंट नंबर 2 में एज अ कंसिडरेशन बता दिया। फिर उसमें से एक ऐसा एलिमेंट हम चुनेंगे, जैसे कि ये एलिमेंट हमने चुना, ये वाला, ठीक है। ये एक रिंग हमने चुनी, ठीक है, जिसका मास हमने कंसिडर किया डीएम। छोटी सी रिंग है ना, तो छोटा मास होगा, छोटा मास मैथमेटिकली डीएम से बताया जाता है। पूरे रिंग डिस्क का मास कितना है, एम है। छोटी छोटी रिंग से डिस्क बनी हुई, तो छोटी एक रिंग का मास हमने डीएम बोला। और वो रिंग कितने डिस्टेंस पे हमने कंसिडर की, आर डिस्टेंस पे हमने उस रिंग को कंसिडर किया, डीएम मास है ये, ठीक है। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या बता देंगे फोर्थ पॉइंट पे, विड्थ ऑफ दिस रिंग इज डी आर, ठीक है। ये कितनी मोटी है, तो ये डी आर उसकी विड्थ है। कितना मास है इस रिंग का, हमने कहा डीएम मास है। और कितने दूरी पे हमने कंसिडर किया, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने एक ऐसी रिंग कंसिडर की है। और इसके ऊपर अभी हम कुछ करने जाएंगे और हमारा एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं। इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो वो होगा 2 पाई आर डी आर। कैसे उसको हम समझते हैं, ठीक है। इस रिंग का एरिया तुम्हें अगर विजुलाइज करना है क्या होगा, तो इस एरिया मतलब इस स्ट्रिप को ऐसा इमेजिन करो कि हमने काट दिया और इसको ऐसा स्ट्रेट बना दिया, इस रिंग को ऐसा, ठीक है, बराबर, ओके। इसकी थिकनेस कितनी है, हमने कहा इसकी थिकनेस है डी आर। कितनी थिकनेस है इसकी, डी आर। और ये लेंथ कितनी होगी इसकी, कोई भी स्ट्रिप को अगर हम सीधा करेंगे तो उसका सरकमफरेंस होता है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज 2 पाई आर। तो अभी इसका एरिया बताओ मुझे, 2 पाई आर इंटू डी आर। एरिया कितना हो गया स्ट्रिप का, 2 पाई आर, लेंथ इंटू विड्थ होगा ना। अगर मैं इसको स्ट्रिप को काट के रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखेगी, इसको वापस से हम सर्कुलर फॉर्म में बना के यहाँ पे रख देंगे। हमें तो एरिया चाहिए था, वो मिल गया, 2 पाई आर इंटू डी आर, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। लेंथ किसके बराबर लिया हमने, सरकमफरेंस के बराबर, ठीक। सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी क्या था, क्या बोला सर, सरफेस डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय एरिया। ये तो पूरा मास था, तो हमने पूरा एरिया ले लिया। ये कितना मास है, हमने कहा ये डीएम मास है। और उसका एरिया कितना, हमने कहा डी ए उसका एरिया है, बराबर। हम अभी क्या करेंगे, डी ए जो हमने ये कैलकुलेट किया है, डी ए नाम दे देते, इसको छोटा एरिया है ना, तो डी ए नाम दे देते, वो यहां पुट कर देते, ठीक है। वो कितना हो गया हमारा, m डिवाइडेड बाय, या उसको इसके बराबर कर देते, ये दोनों टर्म को इक्वल कर देते हैं। तो कितना आया ये सिग्मा, बराबर, ये डीएम दिख रहा है यहाँ पे डीएम, और ये डी ए दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। इसके बाद की स्टेप क्या होगी, हम यहां से डीएम के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 पाई आर डी आर को उधर लेकर गए, दैट इज 2 पाई आर डी आर इंटू आर इज इक्वल्स टू डीएम। तो डीएम की तैयारी हो गई, और यही मेन स्टेप थे इसके अंदर। फिर हम क्या करेंगे, अभी इस रिंग का, ये जो छोटी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप, हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस रिंग का मास था डीएम, और उसका डिस्टेंस कितना था एक्सिस से, हमने कहा आर, उसका स्क्वायर। डीएम ये जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पुट कर देंगे, ये आर इंटू आर स्क्वायर हो गया आर क्यूब, इंटू ये डी आर हमारा बन गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग। हमें तो पूरा डिस्क का चाहिए, ऐसे कितने सारे रिंग्स हमारे पास है, हमने कहा बहुत सारे हैं, उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका ही तो इंटीग्रेशन होता है। तो हम यहाँ पे सेंटर से शुरू करेंगे, रिंग ऐड करेंगे, मतलब सेंटर से डिस्टेंस ओ 0 से लेकर कहा बाहर तक, बाहर तक मतलब कितना डिस्टेंस आर तक, ऐसे छोटे छोटे रिंग्स को हम ऐड करते जाएंगे। तो हम इंटीग्रेशन का साइन देंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट आर। किसको ऐड करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिखा यहाँ पे, अंदर डाल दिया 2 पाई सिग्मा आर क्यूब इंटू डी आर, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। इसके अंदर ध्यानपूर्वक सुनना, 2 पाई सिग्मा ये कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखा हमने, आर रेस टू 3, आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन डी एक्स, इंटीग्रेशन याद है ना, n+1 अपॉन n+1, लोअर लिमिट और अपर लिमिट,
इधर 0, ऊपर r। तो r क्यूब है तो क्या बन जाएगा, r⁴, अपर लिमिट कैपिटल R माइनस लोअर लिमिट 0। तो r⁴ कैपिटल R आ गया, देखो r⁴/4। ठीक है, चलो तो फिर अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आ गए। अभी हम ये प्योर आंसर नहीं है, प्योर आंसर लेकर आएंगे, सिग्मा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिग्मा क्या था हमारा, dm/dA या m/a। इस बार हम m/a का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सिग्मा चेंज नहीं होगा ना। देखो जैसे कि जब हमें कुछ बीमारी हो जाती है तो हमारे ब्लड के अंदर क्या कॉन्टेमिनेशन है वो चेक करने के लिए अपन पूरा 2-4 लीटर ब्लड निकालते हैं क्या, हम तो 2-4 बूंदे निकालते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी हमारे 2-4 बूंदों की है वही पूरी ब्लड की प्रॉपर्टी है शरीर के अंदर। वैसे ही जो सरफेस डेंसिटी है, चाहे वो छोटे स्ट्रिप की हो या चाहे पूरे डिस्क की हो, वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो सिग्मा को हम लिखेंगे मास अपॉन एरिया। एरिया कितना था, टोटल डिस्क का πr²। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो कैसे दिखेगा हमें, दिस इज 2π इंटू m डिवाइडेड बाय πr² इंटू r⁴/4। एक r⁴ से 2 काट दिया नीचे, और ऊपर एक पाई था वो भी कट हो गया, एक 2 इधर काट के इधर 2 आ गया। तो आंसर आ गया हमारा 1/2 mr², दैट इज mr²/2। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसका, डिस्क का, अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, चलो why it is useful to define the radius of gyration। गायरेशन कहते, कोई जायरेशन कहते, मुझे गायरेशन कहना अच्छा लगता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन एक मैथमेटिकल थ्योरेटिकल कुछ टर्म है। जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करते हैं, अभी आपने देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसको एक सिंप्लीफाइड टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने का एक सिंप्लीफाइड तरीका होता है जो हम रेडियस ऑफ गायरेशन इस टर्म से बताते हैं। कैसे, देखो जैसे कि मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क का सेंट्रल एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला, mr²/2 आया। समझो अभी मेरे पास डिस्क नहीं है, तो डिस्क जैसा ही फील लाना है मुझे, मतलब जितना डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे एक पार्टिकल से बनाना है। समझो मेरे पास एक डिस्क थी जिसका 2 kg मास था, ठीक है, उसको हमने इस एक्सिस से रोटेट किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आया mr²/2। और यही टर्म हम बिना डिस्क के भी बता सकते हैं। कैसे, तो हम एक मास लेंगे m, ठीक है, वो उतने ही किलो का होगा जितने किलो की ये डिस्क होगी। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूरी पे हम रखेंगे ताकि इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर सेम आ जाए। मतलब कोई भी बॉडी को हम सिंगल पार्टिकल से रिप्लेस कर देंगे तो उस पार्टिकल को कितने एक्सिस, कितने डिस्टेंस एक्सिस से रखना है ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वो जो ओरिजिनल बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए। ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी लिखना क्या है तो समझने वाली बात थी, अभी लिखेंगे क्या इसे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए किसी ज्योमेट्रिकल शेप का हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हम कैलकुलेट करेंगे उसको इंटीग्रेट वगैरह करके, या हम उसको किसी दूसरे टर्म में एक्सपेरिमेंटली बताएंगे। ये 2 पॉइंट्स हम वहां पे मेंशन करेंगे। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है, तीसरे पॉइंट में ये मेंशन करना पड़ेगा तुम्हें, ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाउ दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एक्सिस। अगर मास एक्सिस से काफी नजदीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, अगर मास एक्सिस से काफी दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर निर्भर हुआ, डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, मतलब एक्सिस से उसका कितना डिस्टेंस है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये डिपेंड है। वो मेंशन कर दोगे 3 नंबर पॉइंट में। फिर 4th वाले पॉइंट पे हम वो फॉर्मूला बताएंगे इनको जहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन की एक्चुअल टर्म आती है। टू एक्सप्रेस दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली वी राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज I = mk² and that k is nothing but called as radius of gyration. This means the entire mass, इसका फील क्या है कि तुम्हारे पास डिस्क नहीं है तो तुमने क्या किया, डिस्क जितना ही मास का एक छोटा सा पॉइंट मास लिया, उसको कुछ के डिस्टेंस पे रख दिया, तो उस पॉइंट मास का और इस एक्सटेंडेड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आया। तो हमने कितने डिस्टेंस पे किसी पर्टिकुलर मास को रखना है ताकि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए। दैट टर्म को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो एक प्रकार का ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया।
This means the entire mass of the object can be thought as concentrated at a distance k. It is thought at concentrated at a distance k from the axis of rotation. ठीक है, तो ओरिजिनल बॉडी का फील लाने के लिए कोई पॉइंट मास जो ओरिजिनल बॉडी के मास जितना ही है कितने डिस्टेंस पे रखोगे, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, वो एक मेंशन कर दोगे और उसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर. जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं तुरंत क्विकली चीज समझने के लिए. हमारे पास डिस्क है और डिस्क का रेडियस r है और मास m है. किसी ने तुम्हें पूछा इस डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए क्या होगा, तो तुम तुरंत इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको एम के बराबर कर दो, एम के स्क्वायर के बराबर. कितना होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने कहा एम आर स्क्वायर होता है, उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर देना. ऑब्वियसली एक के कट हो जाएगा और यहां से तुम्हारा एम आर स्क्वायर बाय 2, यस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे ये हो गया r बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू के. मतलब तुम उसी डिस्क के मास के बराबर एक छोटा सा पॉइंट मास लोगे और कितने डिस्टेंस पे रखोगे, r बाय रूट 2 डिस्टेंस पे रखोगे, दैट इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन. तो तुम्हें सेम फील आएगा या सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो ओरिजिनल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हमें कंपेयर करके बताना है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग और यूनिफॉर्म डिस्क का. ठीक है, तो हम पहले ये बता देंगे, कंसिडर करेंगे कि एक रिंग है और एक हमारे पास क्या है, एक डिस्क है. ठीक है, दोनों का मास सेम है, इसका मास m है, रेडियस भी दोनों की सेम है और इसका रेडियस r है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 बराबर. अब हम क्या करेंगे, ये जो एम आर स्क्वायर है इसको किसके बराबर कर देंगे, एम के स्क्वायर के बराबर कर देंगे. तो r इक्वल टू क्या आ गया, k. तो रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग का कितना आ गया, r, और वो डिस्क का कितना आ गया, इसको भी m के स्क्वायर के बराबर कर देंगे, m काट दो तो ये आ गया r बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू k. तो डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ गया, r बाय रूट 2, और रिंग का कितना आ गया, r. तो किसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा हुआ, हमने कहा रिंग का. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, किसके मुकाबले, डिस्क के मुकाबले. ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये बताया. क्या व्हाट कैन यू इन्फर, हमने देखा कि जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा है. रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है मतलब उसका मास उतने दूरी पे ज्यादा फैला हुआ है. ठीक है, सो ये हम यहाँ मेंशन कर देंगे. ठीक है, ये बाकी चीज यहाँ से पढ़ लेना तुम लोग. आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ गए हैं हम. अभी हम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन देखेंगे. ठीक है, तो पहले एक छोटा सा सवाल 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. स्टेट द कंडीशन अंडर विच द थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आर एप्लीकेबल. स्टेट द रिप्रेजेंटेटिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. बेसिक जानकारी पैरेलल परपेंडिकुलर की दे दो और उनका फॉर्मूला हमें बताओ क्या होगा. 2 मार्क का सवाल बनाएंगे. ठीक है, सो व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. देखो हमारे पास में डिस्क तो नहीं है, मेरे पास रिंग है. चलो ये एक रिंग है, इस रिंग को हमने इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाया. ठीक है, ऐसे घुमाया. ठीक है, तो दैट इज जो सेंटर है वहां से घूम रही है बॉडी इस प्रकार से. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर. लेकिन हमें इस बॉडी को, इसको टेंजेंट कहते हैं. यहाँ से ये अगर एक्सिस है, मैं अंदर से रखता हूँ ताकि घुमाने में मुझे बताने में भी आसानी हो. अगर ऐसा घुमाना है, ऐसे घुमाने में एम आर स्क्वायर था मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऐसे जब हम घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें हेल्प करेगा पैरेलल नहीं तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें हेल्प करेगा. इसका डेरिवेशन तो आगे डिटेल में करेंगे हम. मैं थोड़ा ओवरव्यू तुम्हें दे दूं. अगर 2 एक्सिस पैरेलल है, एक सेंट्रल एक्सिस कहेंगे इसको. ठीक है, इस एक्सिस के तुम्हें जो दूसरा एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो इसके वो पैरेलल होनी चाहिए. जैसे कि ये है, तो ये जो इन दोनों एक्सिस अगर पैरेलल है, ये सेंट्रल एक्सिस है, इसके अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो तुम यूज करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. उसका ये फॉर्मूला होता है, ये वाला आई नॉट. मतलब ये मैं रिंग यहाँ पे दिखाऊं, मुझे इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, लेट्स कॉल इट एज आई नॉट. और तुम्हें सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, लेट्स कॉल इट एज आई सी. और उनके बीच का डिस्टेंस होगा कुछ h, उस रिंग का मास होगा कुछ m. देन यू यूज दिस फॉर्मूला. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू
सेंट्रल वाले एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास टोटल उस बॉडी का इनटू उन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। लिखना क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन टू एक्सिस आर पैरेलल, जैसे कि दो एक्सिस पैरेलल है तभी ये एप्लीकेबल है टू ईच अदर एंड वन ऑफ देम, और दूसरी कंडीशन जो बच्चे भूलते हैं, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, और वन ऑफ देम शुड बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, सेंट्रल वाली होनी चाहिए एक, और इसको साधारण शब्दों में तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और उससे पैरेलल दूसरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा। तो दो पैरेलल होनी चाहिए और उसमें से एक होनी चाहिए सेंटर से पास होने वाली। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मतलब अभी इसी का एग्जांपल देखो, तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, मतलब मैं इसको कुछ इस प्रकार से बताऊं तो ऐसे घुमाना है, तुम्हें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तुम्हें ये फाइंड आउट करना है, मतलब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसे हुई, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नामक कुछ थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम आगे डील करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है आई जेड, दिस इज योर आई जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। तो इसका इस्तेमाल करेंगे जब एक्सिसेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और दूसरी एक्सिस जिसके अबाउट निकालना और वो पहले के परपेंडिकुलर, देन यू यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, और इसकी कुछ कंडीशन भी है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एक लिमिटेशन है, तुम सिर्फ उसको प्लेन लैमिना मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्फीयर का नहीं कर सकते। सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बोर्ड का ये फेवरेट छोटा मोटा क्वेश्चन होता है एमसीक्यू या 1 मार्क का कि क्या लिमिटेशन है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के। सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू डायमेंशनल लैमिना, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को ये लैमिना कहते हैं, ठीक है। और आगे ये लिखेंगे और इट रिलेट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्करेंट एक्सिस। जो एक्सिस हम यहाँ पे देखेंगे आई एक्स आई वाई एंड आई जेड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए और कॉन्करेंट होने चाहिए, एक ही पॉइंट से निकलने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे एक ही पॉइंट से निकलने होने वाले चाहिए, जैसे कि ये एक हो गया इसी पॉइंट के अबाउट, अभी ये मिडल से समझो यहाँ पे ये, और दूसरा क्या होगा ये, तो ये तीनों एक्सिस कैसे है, एक ही पॉइंट से पास होने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट। तो ये कंडीशन, ये शर्तें हैं ये दोनों थ्योरम लगाने की अपनी अपनी। तो 2 मार्क का सवाल ये क्लियर होता है। अभी फिर तुरंत 4 मार्क का सवाल यहां से हम कवर करेंगे। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन बताइए क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। स्टेटमेंट विल कैरी 1 मार्क्स, ठीक है, डायग्राम विल कैरी 1 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन विल कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, रिमेंबर कौन सा एक्सिस थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और उसके पैरेलल कोई दूसरे एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। उसका डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, ये हमारा फॉर्मूला आएगा जिसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना अभी, ठीक है। तो स्टेटमेंट में ये लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एनी एक्सिस, उसको जो हमने आई नॉट बोला है, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा है ये, अबाउट पैरेलल एक्सिस, कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास किसके साथ प्रोडक्ट लिया है, विथ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे सेंटेंस हमें इंग्लिश में लिखते आना चाहिए, तो ये अच्छे से याद रखो कि क्या लिखना है वहां पे। अभी हम प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में 2-4 पहले जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं कि कंसिडर किया हमने ऑब्जेक्ट का मास m है, एक्सिस MOP के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है जो आई नॉट से हमने यहाँ दिखाया है, पासिंग थ्रू O है वो वाला पॉइंट, एक्सिस ACB है, देयर इज अनदर एक्सिस ACB जो सेंट्रल एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है जो C उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा h डिस्टेंस है, ठीक है। और हम अभी क्या करेंगे, अभी अगली स्टेप यहाँ पे क्रूशियल हो जाती है। लेट अ स्मॉल मास एलिमेंट dm बी लोकेटेड एट अ पॉइंट d,
ठीक है। हमने इस पूरे बॉडी, जिस पूरे बॉडी का मास कितना है, इस रिजिड बॉडी का मास m है, ये प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक कंसिडर किया कि यहाँ पे इस डी पे एक छोटा सा मास हमने कंसिडर किया डीएम। ऐसे तो बहुत सारे मास हर जगह पे है, यहाँ पे हमने एक डीएम मास कंसिडर किया, ठीक है, एट पॉइंट डी, परपेंडिकुलर फ्रॉम डी। फिर हम यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम डी, डी से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे ऑन टू ओसी। ये ओसी है ना, ओसी इस लाइन को थोड़ा आगे खींचेंगे हम, और डी से एक परपेंडिकुलर लाइन उसके तरफ खींचेंगे, ताकि ये ओसी वाले से ये जो डी से निकली हुई लाइन कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और उसका नाम दे देंगे n। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया n, ये वाला क्या हो गया हमारा d। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज dn, ठीक है। ओके, चलो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर लेट अ स्मॉल एलिमेंटल मास dm लोकेटेड एट पॉइंट, ये रिपीट हो गया। हाँ, नीचे आते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ACB, ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हमने कहा IC है, ठीक है। किसका निकाल रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे बॉडी का नहीं, हम यहाँ पे इस डीएम मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू उस एक्सिस से उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो है वो डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज DC। एक लाइन ड्रॉ कर ली, O से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम बाद में, दैट इज DO इज द डीएम मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस। पहले इसकी बात हो रही थी, ACB इस एक्सिस से इस डीएम मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज DC। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमने कहा इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm, उसका मास इनटू उससे उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल डिस्क का उस ACB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इंटीग्रेट क्यों किया, टोटल डिस्क का, टोटल बॉडी का चाहिए ना। पहले हमने छोटे m मास का लिया, उसका बताया dm इंटू DC का स्क्वायर, फिर इंटीग्रेट क्या बोला, ये यही पूरे डिस्क का आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो अबाउट ACB, ठीक है। चलो यूजिंग ज्योमेट्री, थोड़ा ज्योमेट्री का हमने खेल खेला, ध्यान से सुनना। वहां पे क्या ज्योमेट्री ड्रॉ की हमने, NO का स्क्वायर, वेयर इज NO, दिस इज योर NO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू NO, पहले क्या है देखो, NO इज नथिंग बट NC प्लस CO, NO इज नथिंग बट NC प्लस CO, और हम दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। क्यों, कुछ सब्स्टिट्यूट करना है हमें इसलिए, ठीक है, ठीक है। तो पहले हमने लिखा NO इज इक्वल्स टू NC प्लस CO, और फिर बोला स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो NO का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू NC प्लस CO का होल स्क्वायर। इंडिविजुअल स्क्वायर मत करना, बच्चे गलती करते, इधर ऐसा ये स्क्वायर बता देते, मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। A प्लस B का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर दो, A स्क्वायर दैट इज NC स्क्वायर प्लस 2NC इंटू CO, 2NC इंटू CO, CO इज नथिंग बट व्हाट, CO इज नथिंग बट H, बराबर, प्लस CO का स्क्वायर, CO इज नथिंग बट H, तो H का स्क्वायर, ठीक है। अभी आते हैं नीचे, फिर ये जो I0 है हमारा, दिस I0, ये वाला I0, ठीक है, उसमें हमने क्या लिया था, ये जो डीएम मास था हमने आ रहा है ये डीएम इंटू उसका उस एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, सो डीएम इंटू DO उसका स्क्वायर कर दिया। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इस एक्सिस के अबाउट टोटल बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सिंबल लिखना मत भूलना, ठीक है। चलो अभी ये जो DO है हमारा, इस DO को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस DO इज नथिंग बट व्हाट, दिस DN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये हाइपोटेनियस हुआ, तो DN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा DO का स्क्वायर हो गया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। बच्चों ये दोनों स्टेप ही काफी जरूरी है, इतना समझ गए ना तो तुम्हारे 4 मार्क गारंटेड। बच्चे इसी को डरते हुए छोड़ देते, दोनों स्टेप मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर तुम्हें समझाया। आगे बढ़ाता हूं मैं बात को, ठीक है। तो DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर हो गया ये हमारा DO स्क्वायर, बराबर, ठीक है। अभी सिंस C इज द सेंटर ऑफ मास, C क्या है हमारा, सेंटर ऑफ मास है, उसी से पास होने वाले लाइन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब ये इसको देखो, DN स्क्वायर इंटू DM, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम ये, बराबर। तो हमने कहा जो यहाँ पे NC है हमारा, पहले तो ये बात मैं बता दूं, NO को हमने क्या लिखा, दिस NO का स्क्वायर, उसको क्या लिखेंगे हम, ये वाली टर्म को ये लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, NC स्क्वायर इंटू DM, जिसको ये क्या लेने को बोल रहे हैं, 0। व्हाट इज NC, NC बोले तो ये जो सेंटर से पास हो रहा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, एक्सिस के अलोंग ही ये NC वाला पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा,
0। हमें कौन सा डिस्टेंस लगता है बच्चों? हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कैसा है? उसके अलोंग द लाइन है, ठीक है। मतलब ये वाला ऐसा बॉडी है और उसके ऊपर एक कोई पॉइंट है, तो इसका इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगा ही नहीं ना। अगर वो पार्टिकल यहाँ होता तो हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर वो पॉइंट इधर ही है, उस एक्सिस के अलोंग ही, एक्सिस के ऊपर ही है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया। तो इसलिए ये वाला जो टर्म है हमारा NO को जो हम ये पुट करने जा रहे हैं, उसके अंदर जो NC का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? वो हो गया 0। इधर भी NC आया है, तो इसके कारण ये टर्म का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, ठीक है। फिर क्या बचा? इस वाले NO को जो हमने ये एक्सपांड किया, उसमें से क्या बचा अभी? ये h² इंटू dm, h² इंटू क्या बन गया हमारा? dm बन गया, ठीक है। वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अभी, ठीक है। ये है हमारा dm, ठीक है। और ये क्या बचा हमारा? ये बचा हमारा h², जिसको अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेप समझाओ क्या बच्चों फिर से एक बार? NC, व्हाट इज NC? सॉरी, NO, व्हाट इज NO? NO इज नथिंग बट दिस टर्म, ठीक है। तो ये हमारा था dn² प्लस NO² इंटू dm, वो हमारा I0 था, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो dn है, व्हाट इज दिस dn? ये वाला dn, ठीक है। dn² प्लस NO का स्क्वायर कर दिया, व्हाट इज NO का स्क्वायर? NO का स्क्वायर बोले तो ये, उसमें से ये और ये का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? वो हो गया 0। बचा क्या सिर्फ हमारे पास? ये h², तो h² इंटू dm ये आ गया। तो h² हमने बाहर ले लिया, dm का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? m। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज mh²। ये क्या हो गया हमारा? mh², ठीक है। और ये हमारा IC था, दिस वाज अवर IC। तो IC प्लस mh² हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया I0, ठीक है। चलो, समझ में आया ये? चलो ठीक है, आगे बढ़े। यस, अभी हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिराइव करना है। यस, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 4 मार्क के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट z एक्सिस, इस z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी 2 डायमेंशनल लैमिनार ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल्स टू, ये प्लेन में घूमेगी, उसके परपेंडिकुलर है ये हमारा एक्सिस, वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू ये z iz, दिस वन इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिसेस x एंड y। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रूफ पहले कंसिडर करेंगे रिजिड बॉडी जो फ्री टू रोटेट है। हम y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं। एक्सिस x एंड y लाई इन द प्लेन, ये x y प्लेन में लाई करती है। एंड z कैसा है? इस बॉडी के परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, इस प्लेन में बॉडी है और उसके परपेंडिकुलर हमारा ये z एक्सिस है, ठीक है। एंड ये सभी एक O पॉइंट से हमने ड्रॉ किए हैं। ऑल 3 एक्सिसेस इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। फिर थोड़ा ज्योमेट्रिकली हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने एक P पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया जिसका y एक्सिस से डिस्टेंस x है, x एक्सिस से डिस्टेंस y है और z एक्सिस से डिस्टेंस ये है जो अपन राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे, जो कि आएगा √(x² + y²), ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम बताएंगे Ix, Iy, Iz ये तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट XYZ एक्सिसेस। फिर हम x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस dm मास का बताएंगे, तो वो कितना आएगा x एक्सिस के अबाउट। तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे इस dm का, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया y² इंटू dm। टोटल बॉडी का चाहिए तो इंटीग्रेशन। y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे हम यहाँ से, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से x है, वो लिख लिया हमने x² इंटू dm। टोटल बॉडी का x एक्सिस के अबाउट तो इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। और z एक्सिस के अबाउट, तो z एक्सिस के अबाउट z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस dm का, तो dm इंटू ये x² + y², और टोटल बॉडी का चाहिए तो इंटीग्रेशन का साइन दे दिया हमने, ठीक है। तो हमने बोला Iz जो यहाँ पे है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ x² dm, सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस y² dm। और y² dm ये क्या था? बेसिकली Ix, और x² dm बेसिकली क्या था?
आई वाई। तो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या मिला यहां से, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। सबसे आसान, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी आसान है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें पूछ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, डिराइव एन एक्सप्रेशन that relates angular momentum with angular velocity of rigid body. angular momentum L से दिखाते हैं and angular velocity ओमेगा से दिखाते हैं। angular momentum होता है किसी भी पार्टिकल का mvr, नहीं तो I ओमेगा, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी पार्टिकल है या एक्सटेंडेड बॉडी है, समझेंगे हम यहां से उसे। ठीक है, चलो 3 मार्क का सवाल है ये। सो कंसिडर करेंगे वही हमारे पास रिजिड बॉडी है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट हो रही है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से वो रोटेट हो रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम उसको रोटेट कर सकते हैं तो n नंबर ऑफ पार्टिकल पहले हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं जिनका एक्सिस से डिस्टेंस है r1, r2, rn वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो सो लेट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, r1 r2 डिस्टेंस, m1 m2 पार्टिकल्स है, ये सब हमने बता दिया। तीसरा पॉइंट, सभी पार्टिकल्स को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, v1 इज इक्वल्स टू r1 इंटू ओमेगा, v2 इज इक्वल्स टू r2 इंटू ओमेगा, सो फोर्थ सो ऑन। ठीक है, n पार्टिकल की वेलोसिटी लिख लिया हमने। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज आर टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, ये मेंशन कर दिया हमने। जब पार्टिकल घूमेगा सर्कुलर मोशन में हमने देखा था टेंजेंशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट, इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, वो कैसी होती है, उस पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो पार्टिकल जो है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे, जिसका मास m1 है, जिसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है v1 है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया m1 v1। ठीक है, और v1 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे r ओमेगा, तो v1 हो गया r1 इंटू ओमेगा। सिमिलरली अगर हम एंगुलर मोमेंटम अभी डिफाइन करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम और इस एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो गया हमारा m1 r1 स्क्वायर इज द लीनियर मोमेंटम, सॉरी p यहां से उठाएंगे हम, दैट इज m1 r1 ओमेगा इंटू r1। तो कितना हो गया m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, हर एक पार्टिकल का बता देंगे। सिमिलरली m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो फोर्थ सो ऑन। So for rigid body rotating about fixed axis, all angular momenta are directed along the axis. So angular momentum जो है उसका डायरेक्शन की बात हो रही है। तो ये जो सभी पार्टिकल्स घूम रहे हैं, ये जो सभी पार्टिकल्स है, सभी पार्टिकल्स उनका जो एंगुलर मोमेंटम है v1 मास m1 और ये क्या है r1, ये जो भी सब कुछ है क्या m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड स्क्रू से निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। जिस डायरेक्शन में एक्सिस होता है, जिस डायरेक्शन में हमारा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में हमारे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, वो वहां पे बोल रहे थे। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, सभी में ओमेगा कॉमन था वो ले लिया। अंदर यहाँ पे हमने देखा ये वाली टर्म तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करती है, तो इसी के कारण एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया I इंटू ओमेगा। तो L इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हुआ। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग टॉर्क विथ एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब टॉर्क का बेसिकली फॉर्मूला हमें चाहिए, 3 मार्क का सवाल पूछते हैं ये। ठीक है, पहले 3-4 स्टेप्स वही, रिजिड बॉडी कंसिडर करो, कोई एक रिजिड बॉडी कंसिडर करो। ठीक है, और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखा दो, m1 m2, वो किसी एक्सिस से r1 r2 r3 डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये बता दिया। ठीक है, at the object rotates all the particle undergo circular motion with angular acceleration a। सभी पार्टिकल्स जब घूमेंगे, ठीक है, स्पीड जब बढ़ेगी तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम होगी, स्पीड कब बढ़ेगी, जब उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब ओमेगा चेंज होगा और पिक्चर में आएगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसलिए हमने ओमेगा नहीं क्या बताया यहाँ पे, अल्फा।
तो जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वैसे हमने सर्कुलर मोशन में ही देखा था ये a इक्वल टू क्या होता है आर अल्फा। तो टॉर्क के एक्सप्रेशन में हम a इक्वल टू आर अल्फा एक्सप्रेशन यूज करेंगे। हर एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा हम दिखाएंगे r1 अल्फा, r2 अल्फा, सो फोर्थ सो ऑन। ठीक है, अच्छा तो पहले पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F1 इज इक्वल टू लिखेंगे m1 इंटू a1 और a1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे r अल्फा, दैट इज r1 इंटू अल्फा। ठीक है, सो टॉर्क कितना लगेगा पार्टिकल के ऊपर? तो टॉर्क क्या होता है? बेसिकली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितना भी उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पार्टिकल है जो घूम रहा है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है और एक्सिस से उसका डिस्टेंस है r। तो ये F इंटू आर इज नथिंग बट इट्स टॉर्क। ठीक है, चलो जैसे कि अपन दरवाजा ओपन करते हैं, दरवाजे का हैंडल होता है। ठीक है, तो दरवाजे के ऊपर मैंने F फोर्स लगाया और यहाँ पे उसका नॉब है, यहाँ से उसका डिस्टेंस r है। तो कितना टॉर्क लगाया मैंने? ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, F1 कितना था? mr स्क्वायर। F1 कितना था हमारा? F1 था mr1 अल्फा, mr1 अल्फा इंटू r1, तो क्या हो गया? r1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सभी पार्टिकल का कितना होगा टॉर्क? हमने कहा सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो टॉर्क बनेगा वो होगा τ1 प्लस τ2 प्लस τn। τ1 क्या था? m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा, m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा कॉमन ले लिया। ये वाली टर्म क्या है? इट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो इसको हमने I से रिप्लेस कर दिया, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया हमारा? I अल्फा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अवर टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, या इसी को तुम बोलोगे दैट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, so we are almost at the end of this theoretical lecture of rotational dynamics। चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क का सवाल पूछ सकते हैं हमें। स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन बताइए। प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या लिखोगे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड या कांस्टेंट रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर मेरे हाथ स्ट्रेच आउटवर्ड करके यहाँ पे ऐसा गोल घूमता हूँ और मैं मेरे हाथ नजदीक लेके गोल घूमता हूँ, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, क्योंकि मेरे हाथों से ही मैंने मेरे बॉडी को नजदीक लिया है। इसी के कारण देयर इज अ नो एक्सटर्नल टॉर्क। तब मेरा जो हाथ जब बाहर थे तब का एंगुलर मोमेंटम और जब मैंने हाथ अंदर किए तब का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। दैट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कीवर्ड क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क। बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल रोटेटिंग टॉर्क नहीं लगेगा तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, अब उसका प्रूफ देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। वेक्टर फॉर्म में r पहले लिखो और p बाद में लिखोगे। r इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर। तो कोई बॉडी है, पार्टिकल दिखाया हमने, ये इसका लीनियर मोमेंटम, इस एक्सिस के अबाउट उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट r क्रॉस p योर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो L इक्वल टू r क्रॉस p को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dl बाई dt हो गया, d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p, एक एक करके दे देंगे हम, dr बाई dt, मतलब ये डॉट, ये अपना u इंटू वी रूल हुआ ना, एक को रखा वैसे ही दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस पहले को वैसा ही रखा, हमने दूसरे को डिफरेंशिएट किया, इस प्रकार से। इसमें हमने क्या देखा? ये जो dr बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नथिंग बट वेलोसिटी, एंड dp बाई dt इज नथिंग बट फोर्स। dp बाई dt इज नथिंग बट क्या है? फोर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा क्या? तो dl बाई dt को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया r क्रॉस f सब्स्टिट्यूट किया dp बाई dt को, और यहाँ पे हमने देखा मोमेंटम को भी हमने लिख दिया m इंटू वी। ठीक है, और dr बाई dt भी क्या हो गया था? v, m को बाहर रखा और v का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जो कि 0 आएगा, है ना, सेम प्लेन में होगा, v और v क्रॉस v क्या आ जाएगा? 0। क्या बचा फिर हमारा? r क्रॉस f। सो dl बाई dt इज इक्वल्स टू r क्रॉस f। सो द वेक्टर r क्रॉस f इज नथिंग बट टॉर्क। r क्रॉस f क्या होता है? टॉर्क। तो हमने इसको टाउ लिखा अभी, तो वो टॉर्क क्या हुआ? dl बाई dt के बराबर। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू dl बाई dt। ठीक है, देन हमने कहा कि
अगर L कांस्टेंट है, L कैसा है, कांस्टेंट है, तो dl बाई dt का आंसर किसके बराबर आएगा, 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। वो 0 हो गया मतलब टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए हमने कहा कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी के ऊपर 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके कुछ एग्जांपल्स जो मैंने अभी बताया, डांसर क्या करते हैं, हाथ दूर करते हैं और नजदीक हाथ लेकर आते हैं। तो इस कंडीशन में जब हाथ इसके दूर है, मैं एक एग्जांपल तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आई ओमेगा। इसके हाथ जब दूर है और उसने हाथ क्या कर लिए, बाद में खुद के नजदीक ले लिए, तो इस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और ओमेगा कैसा है, कम है, क्योंकि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा उतना स्लोली वो मूव होगा। ठीक है, तो इसमें आई ज्यादा है और ओमेगा कम है। जब उसने हाथ नजदीक ले लिए तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के नजदीक आने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नथिंग बट योर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि जब हाथ दूर थे और हाथ नजदीक थे, इसने कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया अपने ऊपर, उसके कारण उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हुआ। इसका मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है, आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, या ओमेगा बढ़ेगा तो आई क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली कम हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल तुम यहां से देख सकते हो। ठीक है, वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे है। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, 3 मार्क का, हमें पूछते हैं रिलेटेड टू रोलिंग मोशन। ठीक है, क्या है, रिजिड बॉडी इज रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन अलोंग द ट्रैक एंड स्पीड आफ्टर फॉलिंग थ्रू सर्टेन डिस्टेंस। तो हमें एक ऐसे कोई ऑब्जेक्ट दिया है, कोई इंक्लाइन प्लेन पे, वो रोल डाउन हो रहा है नीचे, तो यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये बताइए, उसका डेरिवेशन है ये। तो ध्यान से सुनना। तो हम सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है, कोई इंक्लाइन प्लेन थीटा पे वो रोल डाउन हो रहा है। एज ऑब्जेक्ट विल मूव डाउन, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, और जब वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। और कितने हाइट से वो नीचे आ रहा है, वो h हाइट से नीचे आ रहा है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ आने के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी और एक्सेलरेशन a हो जाएगा। उन दोनों का ही एक्सप्रेशन हमें ढूंढना है। ठीक है, तो अपन शुरू करेंगे काइनेटिक एनर्जी से। तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब वो रोल डाउन होके नीचे आएगा, तो वो आगे भी बढ़ रहा है। रोलिंग का मतलब क्या है, वो आगे भी बढ़ रहा है और गोल भी घूम रहा है। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। तो आगे बढ़ रहा है हाफ mv स्क्वायर, रोटेट हो रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ओमेगा को लिखेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा है, ओमेगा को लिखेंगे v बाय आर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर लिख देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर कॉमन आके 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो एंड दिस एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू यहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी को हम इक्वल कर रहे हैं। यहाँ पे तो पार्टिकल रेस्ट में, मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है और यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, तो दोनों को इक्वल किया। तो mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें v मिल गया, रीअरेंज करके अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन का डेरिवेशन साथ साथ निकालना है। तो उसके लिए हमने ज्योमेट्री में देखा, यहाँ पे ये हाइट h है and this distance is s, this distance is s, ये एंगल है थीटा। तो इसमें हम साइन थीटा लगाते हैं। व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट, दैट इज h अपॉन हाइपोटेनियस इज s। तो s क्या होगा, h अपॉन साइन थीटा, s क्या होगा, h अपॉन साइन थीटा। तो जब ये यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0 से v वेलोसिटी होगी तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन a होगा, तो उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, ये लिख लिया हमने ऑलरेडी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये भी बता दिया। और इक्वेशन यूज करेंगे हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तो 0 है इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या, v स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, इसके अंदर हम s को लिखेंगे अभी h बाय साइन थीटा। तो 2a h बाय साइन थीटा,
इज इक्वल्स टू ये वी स्क्वायर जो कि हमारे पास अंडर रूट में आया था, स्क्वायर किया तो 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आया। तो यहां से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। पहले तो ये h और h चला गया, 2 और 2 चला गया, ये जो बचा हुआ था इधर लेकर आ गए, 1 अपॉन साइन थीटा ऊपर चला गया तो साइन थीटा ऊपर दिख रहा है हमें। सो g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये रिलेशन रिड्यूस किया है। सो फॉर प्योर स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन a इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, यहां से जो एक्सेलरेशन हो किसके बराबर होगा, g साइन थीटा के बराबर होगा। तो दैट इज कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, ये भी एडिशनली यहाँ पे बता देना। सो हेंस रोलिंग रिड्यूसेस द एक्सेलरेशन एंड स्पीड बाय द फैक्टर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सो रोलिंग से क्या होता है, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये इतने से घट जाती है। अगर प्योर स्लाइडिंग होता तो एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा, रोलिंग में कितना एक्सेलरेशन होता है, g साइन थीटा अपॉन ये, तो इतने फैक्टर से प्योर रोलिंग में एक्सेलरेशन कम होता है। मतलब स्लाइडिंग इज फास्टर देन द रोलिंग। कोई बॉडी स्लाइड करेगी तो फास्ट एक्सेलरेशन से करेगी, रोल करेगी तो उससे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टाइम्स उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। सो दिस इज इट बच्चों, दैट इज द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ रोटेशनल मोशन। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर सीरीज को शेयर कर देना। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम, जहां पे पूरे रोटेशनल डायनामिक्स माने सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के कंबाइन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दैट विल बी द लेक्चर नंबर 3। जल्दी ही वो भी हमारे चैनल के ऊपर आ जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।